नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद लाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि मात्रक मापन और मापक यंत्र होता है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मात्रक, जिसको हम यूनिट कहते हैं। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लगता देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तो पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है कॉपी कलम लेके जो है आप लोग बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप लोग को लिखना ज़रूरी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है। तो निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सी शक्ति का जो इकाई नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि किलोवाट घंटा जो है वह शक्ति का इकाई नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसका व्याख्या कुछ देख लेते हैं। कहता है किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। आप लोग नोट करेंगे, मैंने पहले बता दिया कि आप लोग नोट इसमें जो है नोट करने वाली कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सब है। तो आप लोग नोट कर लेंगे कि किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक? तो ऊर्जा का मात्रक होता है। इसमें कहा जाता है कि विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट घंटा में जो है वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा का इसमें क्या करता है, रूप में व्यक्त करता है। इसका संक्षिप्त रूप अगर देखें तो वो होता है किलोवाट घंटा, KWH, यानी किलोवाट घंटा होता है। इसे जो है यूनिट में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसमें इसे जो है किसमें यूनिट में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए एक स्टार पॉइंट भी लिखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। जबकि इसमें कहता है कि जूल प्रति सेकेंड कॉमा में डला हुआ है अश्व शक्ति और वाट, ये तीनों जो है वह शक्ति का इकाई होता है। आप लोग नोट कर लेंगे। कहता है कि जूल प्रति सेकेंड और अश्व शक्ति और वाट, ये तीनों जो है वह शक्ति का इकाई होता है। लेकिन जो है इसमें बताया गया है कि शक्ति का इकाई कौन नहीं होता है। तो किलोवाट घंटा जो है वह शक्ति का इकाई नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि किलोवाट जो है वह ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, ठीक है। तो इसका चलिए व्याख्या देखते हैं। इसमें स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई जो है वो किलोवाट नहीं है, ठीक है। और किलोवाट जो है वह विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति का इकाई होता है। किलोवाट जो है वह किसका इकाई होता है, तो विद्युत सामर्थ्य और शक्ति का इकाई होता है। आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। कहता है प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई है। तो प्रेरित विभवांतर की जो ऐसा इकाई होती है वो क्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि भी होता है। भी मतलब वोल्ट होता है, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे। चलिए इसका पॉइंट आप लिखेंगे, नोट करेंगे कि प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। आप स्टार पॉइंट करके लिखेंगे कि प्रेरित विभवांतर की जो ऐसा इकाई होती है वो वोल्ट होती है, जिसको हम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, विद्युत परिपथ का जो दो बिंदु होता है उसके दोनों बीच में जो है विद्युत विभवों में जो अंतर होता है, दोनों बीच में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच का जो होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। अब इसका मान जो है विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और ये क्या होता है, कार्य के बराबर होता है। ये क्या होता है, कार्य के बराबर होता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई क्या होता है। प्रतिरोधकता का जो ऐसा इकाई होता है वह क्या होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर जो होता है ऑप्शन सी हो जाता है कि ओम मीटर होता है। आप लोग नोट कर लेंगे कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। अगर स्टार पॉइंट लिखेंगे तो इसमें कहता है कि प्रतिरोधकता का जो ऐसा इकाई होता है वो ओम मीटर होता है। इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को, ठीक है, किसी पदार्थ द्वारा जो है उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। अवरुद्ध मतलब रोकता है, ठीक है। अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। जब अवरुद्ध करता है यानी किसी विद्युत धारा को रोकता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कहेंगे। इसमें क्या कहता है, कुछ स्टार पॉइंट है कि सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता जो होती है वह कम होती है। आप लोग नोट करेंगे कि सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि किस पदार्थ की प्रतिरोधकता कम होती है, तो सुचालक पदार्थ की, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन पॉइंट आ रहा है कि कुचालक पदार्थों की जो है प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है, तो कुचालक पदार्थ की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं।
अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो किस भौतिक राशि का उल्टा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि प्रतिरोध का जो है ऐसा मात्रक जो होता है, ठीक है, वो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। चलिए इसका व्याख्या कुछ देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका व्याख्या में कहता है कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर जो है लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध की परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो R बराबर V बटा I होता है। तो भी और I क्या होता है, तो चलिए इसमें देखते हैं। कहता है किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर भी, यानी भी किसको कहेंगे, तो विभवांतर को कहेंगे, लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर I से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो I बराबर क्या होता है, एम्पियर कहते हैं। जो चालक का प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध R होता है, ठीक है, जो 1 ओम होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए। तो चलिए इसको ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि प्रतिरोध का जो है फार्मूला होता है, प्रतिरोध का फार्मूला होता है V बटा I होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक इसे पहले बता दिए हैं, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ओम होता है, ठीक है। तो इसका व्याख्या अगर देखेंगे तो कहता है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। स्टार पॉइंट में लिख लेंगे कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है या ऐसा मात्रक जो होता है वह ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध विद्युत जो है वह किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में, रुकावट उत्पन्न करता है। मैंने पहले बता दिया कि रुकावट जो अवरुद्ध जो उत्पन्न करता है, ठीक है, यानी रुकावट जो रोकता है, उत्पन्न करता है, वह प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो कैपिटल R यानी बड़ा R से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की जो ऐसा इकाई होती है वो क्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अब आवर्धन का जो इकाई होता है वो इसका कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। तो इसमें जो व्याख्या कहता है कि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है, 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि वाट जो है वह विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। चलिए इसका व्याख्या कुछ देख लेते हैं, जो कि आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कहता है कि विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है, कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो वाट होता है। आप लोग ये नोट कर लेंगे, इसका मात्रक जो होता है वो वाट होता है। विद्युत शक्ति क्या होता है, तो मैंने बता दिया है कि किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होती है उसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि डायोप्टर होता है, ठीक है। वो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, वो डायोप्टर होता है, जो कि आप लोग पिछले क्लास से जैसे 9th 10th में पढ़ चुके हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं कि लेंस की स्टार पॉइंट में लिख लेंगे कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। आप लोग लिख लिए कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसे कैपिटल D अक्षर से दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है, तो कैपिटल D यानी बड़ा D से दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फोकस दूरी की ऐसा इकाई क्या है। फोकस दूरी की जो ऐसा इकाई होती है वह क्या होती है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो फोकस दूरी की ऐसा इकाई जो होती है वह क्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मीटर। फोकस दूरी की जो ऐसा इकाई होता है वो मीटर होता है, ठीक है। फोकस दूरी की जो ऐसा इकाई जो होता है या ऐसा मात्रक भी बोल सकते हैं, तो उसका होता है मीटर। अगर व्याख्या देखें तो आप लोग स्टार पॉइंट में लिख लेंगे कि फोकस दूरी का ऐसा इकाई मीटर होता है, ठीक है, या मीटर होती है, इस टाइप से लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक है वो क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि किलोवाट घंटा होता है। तो आप लोग नोट कर लेंगे कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो होता है वह किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रतिरोधकता की जो है SI इकाई क्या होता है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया कि प्रतिरोधकता का जो SI इकाई होता है वो ओम मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर। तो इसका उत्तर जो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ओम मीटर होता है, ठीक। चलिए इसका व्याख्या कुछ देख लेते हैं। प्रतिरोधकता का SI इकाई होता है ओम मीटर,
ओम मीटर आप लोग पीछे लिख ले होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने वो स्टार्टिंग में बता दिया था, कुछ क्वेश्चन आया था। तो प्रतिरोधकता का जो SI इकाई होता है वो ओम मीटर होता है। कहता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता किस में निर्भर करता है? तो चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा SI इकाई नहीं है? ठीक है, SI मात्रक नहीं है, या इकाई बोल सकते हैं या मात्रक बोल सकते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि कैलोरी। कैलोरी जो है वह SI मात्रक किसी का नहीं होता है। ठीक है, SI मात्रक है ही नहीं ये। ठीक, तो इसका अगर व्याख्या देखिए तो कहता है कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की CGS प्रणाली में इकाई है। तो CGS प्रणाली होती है, ठीक है, CGS प्रणाली होती है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई होती है, मानक इकाई होती है SI प्रणाली में जूल होती है। SI प्रणाली में क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, तो ऊष्मा या ऊर्जा की SI इकाई जो होती है वो क्या होती है? जूल होती है। आप लोग नोट कर लेंगे, ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई, स्टार पॉइंट में से लिखेंगे कि ऊर्जा या ऊष्मा की इकाई, मानक इकाई या SI प्रणाली में जूल होती है। ठीक है, एम्पियर की बात करें तो एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, देखिए ध्यान से, कि विद्युत एम्पियर जो होती है वो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। उसके बाद कहता है न्यूटन जो है बल का ऐसा मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है वो किसका मात्रक होता है? न्यूटन जो होता है वह बल का मात्रक होता है, नोट कर लेंगे। और ओम जो है वह विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है? तो लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका जो लंबाई का ऐसा मात्रक होता है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि मीटर होता है। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक पूछ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है त्वरण का मात्रक? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर इसका व्याख्या करें तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे स्टार पॉइंट में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका अगर मात्रक देखें तो इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह एक सदिश राशि है। यह त्वरण क्या है? यह एक सदिश राशि है। तो त्वरण क्या है? यह एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है पर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओम, ऑप्शन बी। ठीक है, पर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे, व्याख्या आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ कि ये इस टाइप राशि दिया गया, ऐसा मात्रक दिया गया है। तो इसमें क्या है कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, आप लोग नोट कर लेंगे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बेकुरल होता है। ठीक है, रेडियोधर्मिता का जो ऐसा मात्रक होता है बेकुरल होता है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखेंगे, व्याख्या आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो व्याख्या में क्या कहता है कि रेडियोधर्मिता की SI मात्रक जो होता है बेकुलर है। ठीक है, मूल भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक कुछ हैं, इस टाइप से आप लोग लिख लेंगे। कहता है मीटर, जिसको हम एम स्मॉल m के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीटर जो है लंबाई में नापा जाता है। केजी किलोग्राम द्रव्यमान को नापा जाता है। सेकेंड समय को नापा जाता है। एम्पियर विद्युत धारा को नापा जाता है। केल्विन ताप को नापा जाता है। मोल पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता को मापा जाता है। आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है भार की SI इकाई क्या है? तो भार की जो SI इकाई है वो क्या है? तो भार की जो SI इकाई होती है वो न्यूटन होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि न्यूटन होती है। ठीक है, तो भार की जो SI मात्रक होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिए थे कि भार का जो SI मात्रक होती है वो न्यूटन होती है। तो आप लोग देख लेंगे। तो इसका व्याख्या, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या में कहता है कि SI पद्धति भार
यानी वेट का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। अन्य भौतिक राशियों की मात्रक के बारे में बात करें तो इस प्रकार से है कि लंबाई जो है मीटर या मीटर होता है, लंबाई का ऐसा मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, वो स्मॉल एम से दिखाया जाता है, ठीक है। द्रव्यमान जो है किलोग्राम का ऐसा मात्रक होता है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो इस टाइप से जो है इसका प्रतीक भी याद रखेंगे और इसका मात्रक भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न 19 नंबर का आता है, निम्न में से किस राशि का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। मैंने पहले बता दिया कि ये जो है ज्योति तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ज्योति तीव्रता होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में देखें कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। कहता है संवेग की एसआई पद्धति की इकाई क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को जो है रेलवे एग्जाम के लिए, कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है, यानी एसआई मात्रक में इसका इकाई क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो चलिए इसका व्याख्या कुछ देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब इसमें। कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा गया है। तो आप लोग नोट करेंगे, किसी वस्तु के द्रव्यमान को एवं उस वस्तु के वेग यानी वेग के गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, संवेग निकल जाएगा, ठीक है। तो वस्तु के संवेग एक सदिश राशि, वस्तु का जो संवेग होता है वह एक सदिश राशि होता है। इसमें क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वस्तु का जो संवेग होता है वह कौन सी राशि होती है, तो सदिश राशि होती है। इसमें अगर संवेग एक संरक्षित राशि है, संवेग की बात करें तो संवेग जो है एक संरक्षित राशि भी होती है। अर्थात में कहता है कि किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग जो है वह स्थिर रहता है। कुल संवेग जो क्या होता है वह स्थिर रहता है। अगर संवेग बराबर फार्मूला की बात करें तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, जो कि इस परिभाषा में मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। संवेग क्या होता है उसमें ही बताया गया है कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वही संवेग कहलाता है। अगर इसका संवेग का ऐसा मात्रा की बात करें तो किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, इस टाइप से लिखेंगे। इसमें कुछ और एक पॉइंट है, कहता है किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर से बराबर होता है। परिवर्तन की दर की क्या होती है, बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक है वो क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि कूलम जो है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। मैंने पहले व्याख्या में बता चुका हूँ, ठीक है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वो कूलम होता है, आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए इसका कुछ व्याख्या देखेंगे, व्याख्या आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो कहता है विद्युत आवेश आखिर क्या होता है, तो कहता है पदार्थों को परस्पर रगड़ने से, पदार्थों को जो है परस्पर रगड़ने से, एक दूसरे में लगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। उसमें आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न होता है तथा उनमें संचित गुण के आवेश कहते हैं। उनमें क्या कहते हैं, संचित गुण को आवेश हम कहेंगे, ठीक है। और आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, आप लोग नोट कर लेंगे। ये आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो एक होता है धन आवेश जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और एक होता है ऋण आवेश जिसको हम निगेटिव चार्ज कहेंगे। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये धन आवेश और ऋण आवेश जो है वो किसने दिया था ये नाम, तो अमेरिकी वैज्ञानिक। यहाँ कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। यह क्या चीज़ का नाम दिया, तो धन आवेश और ऋण आवेश का नाम दिया है। अगर इसका ऐसा मात्रक की बात करें तो इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो कूलम होता है। विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कूलम होता है। आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष का इकाई होता है, ठीक है। सॉरी दूरी का जो है प्रकाश वर्ष इकाई होता है। तो इसको अगर नोट करेंगे, अगर इसका जो है व्याख्या देखेंगे तो कहते हैं प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। मैंने पहले बता दिया कि दूरी की इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष होती है। तो दूरी की जो इकाई होती है वो प्रकाश वर्ष होती है। तो आप लोग स्टार पॉइंट भी लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बहुत लंबी दूरी जब होती है, ठीक है, तो उसको हम प्रकाश वर्ष द्वारा नापते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष की व्याख्या कुछ देख लेते हैं कि एक वर्ष, आप लोग नोट कर लेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आप लोग नोट कर लेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर।
ठीक है। अगर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है, दूरी मापने आप स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह पारसेक होता है। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष अगर इसको मीटर में नापेंगे तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग नोट कर लेंगे इसको और याद कर लेंगे। ये तीनों पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को हम पारसेक कहते हैं। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है और इतना प्रकाश वर्ष कितना मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो किस चीज़ के मापन के लिए, तो मैंने पहले बता दिया कि दूरी मापन के लिए किया जाता है प्रकाश वर्ष का उपयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किया जाता है तो दूरी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहता है प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध मैंने पहले बता चुका हूं कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम होगा ओम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए इसका व्याख्या कुछ देख लेते हैं। व्याख्या आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका व्याख्या अगर देखेंगे तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। मैंने पहले बता दिया, आप लोगों को याद भी हो गया होगा, कभी भूलबो नहीं करेंगे। तो कहता है चार्ल्स साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। तो जॉर्ज साइमन जो है वह ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ठीक है, ये नामे है जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम जो है ये वैज्ञानिक का नाम है। और ये कौन से वैज्ञानिक है, तो भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे। ठीक है, उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, उन्होंने क्या किया कि एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा विद्युत धारा को हम आई का प्रतीक, विद्युत धारा का जो प्रतीक होता है वो आई होता है। ठीक है, उनके सिरों के बीच विभवांतर भी के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अगर ये भी बराबर क्या होता है, I × R से दर्शाते हैं। R जो होता है वो प्रतिरोध होता है, मैंने पहले बता चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है, तो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। तो इसका उल्टा अपोजिट क्वेश्चन दे दिया है, जो कि मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि इसका अपोजिट भी क्वेश्चन आ जाता है। तो भौतिक राशि का जो मात्रक ओम होता है वो किस भौतिक राशि का होता है, तो मैंने इससे भी पहले क्वेश्चन बता दिया। जो है किसका ओम होता है ऐसा मात्रक, तो प्रतिरोध का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या था, ओम होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले कि कैसा आप लोगों को वीडियो लगा।